अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने आदित्य राजकोल ने। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आए हैं। आपकी ट्वीट्स बड़ी फेमस है पाकिस्तान में, सब लोग देख रहे होते हैं। मैंने एक दो फ्रेंड्स को बताया कि जी आदित्य आ रहे हैं। अच्छा, आदित्य आ रहे हैं, एवरीबॉडी सो एक्साइटेड कि आपका शो आ रहा है। तो थैंक यू कैसे हैं सो आप? मच एंड आंटी। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितना आप मुझे कह रही हैं उससे कई ज्यादा आरजू काजमी जो है हिंदुस्तान में भारत में फेमस हैं। और मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जो संपादक हैं बाकी रिपोर्टर्स हैं बहुत आपको कीनली सुनते हैं। क्योंकि आपका बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रहता है, चाहे वो भारत के ऊपर हो पाकिस्तान के ऊपर हो। और आखिर में तो हम सभी चाहते हैं कि पीस हो, और एक बिल्कुल पीस के तहत हम सब लोग जो है जिंदगी आगे बिताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। लेकिन आदित्य, बात हम करेंगे यासीन मलिक की और कश्मीर की। एक बार फिर हमने देखा कि उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान में बात की और मोदी जी को उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की है अपने फादर को रिहा करने के लिए। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत टाइम से ये केस चल रहा है, इसका कोई फैसला नहीं आ रहा। आपके यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है यासीन मलिक ने कि जो जो एलिगेशंस हैं, लेकिन वो ये भी कहा जाता है कि टॉर्चर करके एलिगेशंस जो है उसके ऊपर ये कहलवाया गया है। लेकिन आप इस केस को कैसे देखते हैं? उनकी फैमिली पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जाहिर है कि सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस पे हमको एक हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। यासीन मलिक की जब बात हम्म। आती है, 88-89 का दौर था जब यासीन मलिक एक हाजी ग्रुप हुआ करता था। जेकेएलए की शुरुआत तो हमको पता है कैसे हुई, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसमें अमानुल्लाह खान और बाकियों का अहम किरदार था, हाशिम कुरैशी भी थे। लेकिन यासीन मलिक, जावेद नलका और तीन चार लोग और ये हम्म। पाकिस्तान गए। वहां पर इनको आर्म्स ट्रेनिंग मिली पाकिस्तान आर्मी के थ्रू। और वापस आके इन्होंने एक हमला शुरू कर दिया। और हमले में जो मेन दो टारगेट इनके थे वो थे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में, और दूसरा जो माइनॉरिटी है कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित। क्योंकि कश्मीरी पंडितों को ये हमेशा हिंदुस्तान का एजेंट समझते थे, तो इसलिए वो टारगेट पे थे। तो यासीन मलिक और बिट्टा कराटे, खासकर फारूक अहमद डार, इन दोनों के तहत शुरुआत से ही बहुत सारे केसेस रहे हैं। बल्कि इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये माना भी है कि इन्होंने लोगों को मारा है। जो दो मेन केसेस यासीन मलिक के खिलाफ हैं, वो पहला है 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने का, जनवरी में रावलपुरा कश्मीर में, श्रीनगर में, जहां पर वो अनार्म्ड थे। सुबह बस स्टॉप 6 बजे पे थे, वहां पर यासीन मलिक आए अपने लोगों के साथ, इन चारों को मारा, वहां पर अपनी जिप्सी घुमाई और डांस करने लगे। और उसके बाद कई ऐसे हमले भी किए जिसमें कश्मीरी पंडितों को भी मारा। एक और अहम मामला जो है वो है रूबिया सईद का। रूबिया सईद उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी थी, उनको किडनैप किया गया। उसके बाद 95 के आसपास यासीन मलिक ने जब बोला कि मैं आर्म्स छोड़ रहा हूं, मैं सो कॉल्ड गांधीयन बन रहा हूं, उसने बीबीसी पे हार्ट टॉक पे टिम सेबेस्टियन के साथ इंटरव्यू दिया, जिसमें यासीन मलिक ने बोला कि हाँ, हमने रूबिया सईद का किडनैपिंग किया, हमने एयरफोर्स के लोगों को मारा, क्योंकि ये तो हमारी आर्म स्ट्रगल थी। तो अगर आर्म स्ट्रगल थी और उस वक्त मारा लोगों को, तो भारत के कानून के तहत, जम्मू कश्मीर के कानून के तहत तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये है जो पाकिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता को नहीं पता, वो ये है कि यासीन मलिक एक डबल एजेंट था। यासीन मलिक पाकिस्तान आईएसआई के लिए तो काम करता ही था, लेकिन कई सालों से वो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी संपर्क में था। उसको वहां से भी पैसे मिलते थे, उसको यहाँ से भी पैसे मिलते थे, और वो दोनों का फायदा उठाता था। यासीन मलिक इंटरनेशनल मीडिया के सामने ह्यूमन राइट्स की बात करता था, एक छोटे से घर से श्रीनगर के मैसूमा से आता था, लेकिन असलियत ये थी कि यासीन मलिक ने करप्शन के थ्रू या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू बहुत पैसा कमाया। और आलीशान एक जो है मुशाल मलिक के साथ शादी की। हालांकि उनका पर्सनल मैटर है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसे अचानक मुशाल मलिक इतनी पढ़ी लिखी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, इतना अच्छा आर्ट करती हैं, और वो आर्मी के बैकग्राउंड से आती हैं, और वो क्यों यासीन मलिक को चूज करेंगे, जो कि स्कूलिंग भी उसने पास नहीं की है, कोई ऐसा उसका रुतबा नहीं है। तो ये एक डबल एजेंट की भूमिका रही। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद जो है पूरा कश्मीर पॉलिसी में उलटफेर हो गया, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत चेंजेस की। शुरुआत में उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि यासीन मलिक के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, और क्योंकि आईबी के साथ संपर्क में थे तो इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। और सोचिए, दुनिया भर में ऐसा कोई केस नहीं होगा जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है
और 33 साल से सीबीआई की स्पेशल टाडा कोर्ट में वो पेंडिंग है। तो एक बात तो तय है कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारने के आरोप में यासीन मलिक को फांसी की सजा जरूर होगी, और दूसरा जो रूबिया सईद का मामला है उसमें लाइफ सेंटेंस होगा। ऑलरेडी यासीन मलिक को लास्ट ईयर एक लाइफ सेंटेंस मिल चुका है, जिसके तहत वो हवाला रैकेट जो पाकिस्तान से उनको पैसा मिलता था स्टोन पेल्टिंग के लिए, टेररिज्म के लिए, उसमें वो कन्विक्ट ऑलरेडी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, वो हमेशा तिहाड़ में रहेंगे, कि मकबूल भट्ट की तरह उनको भी तिहाड़ जेल में ही फांसी मिलेगी। लेकिन ये केस तो बहुत साल से चल रहा है और बहुत हंगामा है इसके ऊपर। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आएगा? और अभी रिसेंटली जो यासीन मलिक की बेटी की भी स्टेटमेंट और एक स्पीच आ रही है जो बार बार आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बात की है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या वाकई में सोचा जाएगा एक बार और चेक करने के बारे में कि जो एलिगेशंस हैं क्या वो सच है? क्योंकि पाकिस्तान तो मुसलसल इनकार कर रहा है। देखिए, रजिया के मामले में हालांकि देखिए उनके बाप ने, उसके फादर ने क्राइम्स किए हैं, तो रजिया को तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ना ही मुशाल को भी मिलनी चाहिए। इवन दो मैं मानता हूं कि मुशाल जो है आईएसआई के साथ पूरी तरीके से मिली हुई है, लेकिन रजिया को मैं ये बताना चाहूंगा कि बेटा, आपके जो फादर हैं उन्होंने रेप किए हैं, उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा, उन्होंने मुसलमानों को भी मारा है, उन्होंने बहुत बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है। तो आपको एजुकेशन जो पाकिस्तान में मिलेगी या बाहर मिलेगी, उसके तहत कोई भी बंदा अगर इतना घिनौना आरोप करेगा, चाहे वो आपके परिवार से हो, चाहे कहीं और से हो दुनिया में, उसको सजा तो मिलेगी। और चाहे आप मोदी को जो वो ज्ञापन लिखें, चाहे शहबाज शरीफ को लिखें, चाहे जो बाइडन को लिखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रूल ऑफ लॉ जो है अप्लाई करता है। और आज मैं ये भी कह दूं आपसे आरजू जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहा है आगे और पिछले 33 साल से नहीं बढ़ रहा था, तो 2024 के चुनाव होंगे, इंडिया में इलेक्शन होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 के इलेक्शन से पहले ही हिंदुस्तान में यासीन मलिक को फांसी हो सकती है। और क्योंकि मोदी सरकार ने अप्रूव किया, आपने मुझे बात की कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, देखिए 370 भी इंडिया ने किया, और पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे बयान आए कि हम ये करने नहीं देंगे, हमारा जो पाकिस्तान है एक शाहरग है और हम कश्मीर के लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल पाया है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल पाया है, पाकिस्तान के लोग वहां से निकल के बाहर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान शुड लुक इन इट्स ओन बैकयार्ड फर्स्ट, कि उन्होंने अपनी माली हालत कितनी बुरी की है। तो कश्मीर की तो बात छोड़ दे बुरी तरीके से, और मैं खासकर पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ, पिछले 20 साल से उसको क्लोजली कवर कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये एम्पली क्लियर है, क्योंकि 2019 से पहले मैं भी कहता था कि 370 शायद ना हट पाए, लेकिन जब मोदी सरकार ने प्रूव कर लिया कि 370 हटाया, और तब से टेररिज्म का जो ग्राफ है वो डिक्रीज हुआ है कश्मीर में। तो मुझे नहीं लगता कि और भी कदम उठाने से वो कतराएंगे, चाहे वो यासीन मलिक को फांसी देनी हो, चाहे वो और स्टेप्स कश्मीर में लेने हो, मुझे लगता है वो बिल्कुल लेंगे। कुछ चीज़ ऐसी हुई हैं कश्मीर में जिसपे के लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने उस तरह से रिएक्शन नहीं किया जैसे सोचा जा रहा था, जिसमें 370 भी है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, बल्कि आपके एक एनालिस्ट है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान को कुछ पैसे दिए गए, उनकी पार्टी को फंड किया गया, इसलिए वो खामोश रहे। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि जब यासीन मलिक को अगर किसी किस्म की सजा होती है तो पाकिस्तान अगर चुप रहेगा, तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान एक तरह से भारत के साथ बात करना चाह रहा है, टर्म्स बेहतर करना चाह रहा है? क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब का सुना जा रहा है कि वापस आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हो। और दूसरी तरफ जाहिर है कि मोदी जी का भी साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन में उन्होंने ही आना है। क्या ये दोनों लीडर पहले की तरह फिर मिलेंगे, फिर मिलकर बात करेंगे, जैसे पहले एक बार मोदी जी आ भी चुके हैं पाकिस्तान? आपको लग रहा है कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए आरजू जी, पहले मैं आपको पूरी तरीके से बता दूं कि यासीन मलिक को अगर फांसी होती भी है, पाकिस्तान प्रतिक्रिया बहुत करेगा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र भी जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, जो है इंटरनेशनल जो है मुस्लिम बॉडीज हैं उसमें जाएगा। लेकिन 370 के बाद जैसे कुछ नहीं हुआ, उस वक्त भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एज पर लॉ जा रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसके तहत जा रहा है। और लेकिन इसमें दूसरी कड़ी ये है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में बहुत बिलीव करता है, और कश्मीर जो है उसका फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो कश्मीर में या बाकी चीजें हो। तो जैसे हमने 80 के दशक में देखा, 90 के दशक में देखा कि मकबूल भट्ट को बहुत इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने,
वैसे ही वो यासीन मलिक को बहुत प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमको ग्राउंड रियलिटी भी देखनी होगी। कश्मीर में आज अलगाववादी या सेपरेटिस्ट जो है पूरे खत्म हो गए हैं। हुर्रियत का कोई दफ्तर नहीं है, JKLF का कोई दफ्तर नहीं है। शबीर शाह, उत्तरानी मिल्लत की आसिया अंद्राबी, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, सब लोग जो हैं जेल में हैं। स्टोन पेल्टर्स डर के रह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आतंकवाद में भी कमी आई है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है। FATF के प्रेशर के तहत पाकिस्तान में भी जो टेरर ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर अंडरग्राउंड है, अनलेस ISI उनको कुछ करने को बोले। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से हो पाएगा, खासकर इस टाइम पे जब उनकी इकोनॉमिक हालत जो है बहुत खराब है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो क्या होता है। मुझे लगता है कि एक डायलॉग का प्रोसेस बिल्कुल शुरू होगा, डायलॉग हो सकता है, लेकिन मेरे को इतना कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है कि कश्मीर का कोई मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ अगर पार में आएंगे भी, उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल होगा, और पाकिस्तान आर्मी ही GHQ रावलपिंडी ही फाइनली डिसाइड करेगा कि कश्मीर पे क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो लोग हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को ये करते हुए देखेंगे कि कोई समझौता कश्मीर पे हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कई साल बीत गए हैं, ये मेरी जाती ओपिनियन है कि कश्मीर पे एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। ये हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के हक में होगा, क्योंकि करोड़ों का जो पैसा है उनके डिफेंस में जा रहा है पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पाकिस्तान में लोग, या जो हजारों की तादाद में पाकिस्तान में लोग हैं जो US जाना चाहते हैं, यूरोप में पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं, उनके लिए मददगार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या बाकी लोग हों, वो खुद से ऐसा कोई डिसीजन ले पाएंगे। मेरे को बहुत उम्मीद थी बाजवा में, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजवा ने एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया हिंदुस्तान के साथ, वो था एक सीज फायर का, जो करीबन 20 साल से नहीं हो पा रहा था, और वो पिछले 3 साल से हो रहा है। तो एक पॉजिटिव उम्मीद थी, लेकिन अब फिर से तख्ता पलटी वहां पर हो गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है। तो अब अगले साल तक ही मुझे लगता है पता लगेगा कि क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान में तो जो भी डिसाइड किया जाता है वो एजेंसीज या एस्टैब्लिशमेंट ही करती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास लेना देना नहीं होता, और सिर्फ सामने दिखाने के लिए होते हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन बाजवा साहब ने जरूर ये भी कहा था कि 10 या 20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पर रखकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करें। क्या हिंदुस्तान इस बात के लिए तैयार है कि अगर अब इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी वही बात कहती है जो बाजवा साहब ने कही थी कि 10-20 साल के लिए पाकिस्तान डिस्कस ही ना करे कश्मीर को, और भारत के साथ बाकी चीजों के ऊपर बात हो, चाहे वो ट्रेड हो या स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म, व्हाटएवर, तो आपको लगता है कि ये बात पॉसिबल है, हो सकेगा? देखिए, मेरा फर्म बिलीफ है कि भारत तो हमेशा चाहता है कि बातचीत हो। भारत चाहता है कि आपस में जो मतभेद हैं वो सुलझें, और पीस के लिए जो भी कार्रवाई है वो बायलैटरल तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे कदम भी उठे पिछले कई सालों में, लेकिन जब भी ऐसा कोई कदम भारत से उठा, तब कोई आतंकवादी हमला बड़ा हो गया। तो ये मुझे लगता है डीप स्टेट जो पाकिस्तान में है, ऐसे कुछ लोग हैं, नहीं चाहते कि पीस हो, एक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो इंडिया और पाकिस्तान का। तो बाजवा ने बिल्कुल सही कहा कि 10-20 साल तक एक बैक बर्नर पर रखना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, और जो की इश्यूज हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, ये आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ में मुझे ये भी लगता है कि आपने न्यूज में सुना होगा कि कैसे एक खबर आई थी पाकिस्तान की मीडिया से ही कि बाजवा ने जब ये प्रपोजल इमरान खान के सामने रखा, तो इमरान खान ने बोला कि ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कश्मीर तो हमारा मेन मुद्दा है और ये हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में तैयार है, तब पाकिस्तान आर्मी तैयार नहीं होती, और जब पाकिस्तान आर्मी तैयार है, तब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जो ये एक इशू इन्होंने हवा में रखा है पिछले 70 सालों से, अब ये खुद के लिए ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बड़ा है। जो हम कश्मीरी में, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, एक कहावत है, ववम सोय अन्यम सोय लजम सोय पानसी, जिसका मतलब है एज यू सो शैल यू रीप। तो जो वो आतंकवाद अब हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है, वही आतंकवाद TTP पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। जो इंस्टेबिलिटी वो कश्मीर में या हिंदुस्तान में या नॉर्थ ईस्ट में चाहता था, वही इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में हो रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, वो संभालना अभी जरूरी होगा अगले 10 साल में, और कश्मीर तो बहुत दूर की बात है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता जितना आर्मी चीफ होता है। तो अगर आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर इशू को साइड पे रखा जाए और फिर इमरान खान ने मना कर दिया, तो ये बात भी बहुत से लोगों को जो है वो समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान मना कर दे, जबकि अभी इमरान खान कह भी रहे हैं कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, सब कुछ तो आर्मी चीफ कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो नए आर्मी चीफ आए हैं, आपने यकीनन स्टडी किया होगा, जैसे आप कह रहे हैं, आप पाकिस्तान जाहिर है देखा करते हैं, क्या लग रहा है आपको नए आर्मी चीफ जो हैं, क्या वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स बेहतर? और दूसरा, ये जो कश्मीर में जो हमारे यहाँ कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स अक्सर जाते हैं और पकड़े जाते हैं या कुछ भी वहां पे नुकसान होता है, तो आपको लगता है कि आपकी साइड पे इतनी कहा जाता है फौज है, मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन बहरहाल जितनी भी है, तो आप लोग क्यों रोक नहीं पाते? क्योंकि पाकिस्तान से तो जाहिर है बड़ा ही एरिया है इंडिया का और वहां पे फौज भी है, तो यहाँ से तो ये कोशिश अगर करे भी कि कोई ना जाए, चले कोई निकल गया, तो आप क्या फिर ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से वो लोग अंदर तक चले जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स और फिर नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो आपने बात की, वो खुद एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, हाफिज हैं, कुरान जो है पूरा उनको याद है, लेकिन और बाजवा के एक करीबी हैं। तो मुझे अभी लगता है कि उनके लिए जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लाए, क्योंकि अभी पिछले एक साल से जो देखा गया है, इमरान खान के जो बयान आ रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है या उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, तो बहुत सारे ईगो बैटल्स बहुत हैं, और बाजवा भी कुछ हद तक जो है वो ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और तभी इमरान खान के खिलाफ जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में लग रहा है कि इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हर तरीके का सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट नहीं है, जो हुकूमत में आने के लिए बहुत जरूरी है। तो लगता है कि नवाज शरीफ ही अब अगली हुकूमत में आएंगे। ये देखना भी अब देखना होगा कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देते हैं कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लिए इंटरनल अभी जो मैटर्स हैं वो प्रायोरिटी में है, एक्सटर्नल नहीं। जब एक बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तब वो शायद हिंदुस्तान की ओर देखेंगे। हालांकि आर्मी चीफ बनने के बाद उनका पहला विजिट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा, वहां पर उन्होंने मोटिवेशन किया, वो एक टैक्टिक्स रहता है। लेकिन अभी के लिए कश्मीर उनके लिए या इंडिया उनके लिए एक प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि कैसे आतंकवादी या सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं भारत में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान आर्मी कवर फायर देती है, तो इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है बहुत बड़ा है, और उसका चप्पा चप्पा मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सब इस्तेमाल होती है, और बहुत आए दिन आप देखते हैं कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता है। लेकिन कई ऐसे आतंकवादी हैं जो घुस जाते हैं और फिर साइलेंट रहते हैं। ऐसे करीबन 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी नॉर्थ कश्मीर में हैं, अलग अलग जगहों पे, जिनके तहत अब ऑपरेशन होता है जम्मू कश्मीर पुलिस का और इंडियन आर्मी का, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो डिफिकल्टी एक तो ये आती है कि कवर फायर पाकिस्तान आर्मी देती है, अभी तब भी सीज फायर है तो उसमें कमी आई है। दूसरा अहम चीज है कि कश्मीर में पिछले 30 से 40 साल में रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि बंदूक ही कश्मीरियों ने देखी है, चाहे वो आर्मी या पुलिस की बंदूक हो या पाकिस्तानी आतंकवादियों की बंदूक हो। तो उन्होंने हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट ही देखा है 30-40 साल से। तो ये पिछली जो 2 से 3 जनरेशन हैं वो बहुत ही नाजुक तरीके से जो है उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिनमें सिर्फ ब्लड शेड देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। तो उनमें भी गुस्सा बहुत है, उनमें रोष बहुत ज्यादा है। तो इसका फायदा उठाते हुए जो रेडिकल्स हैं या आतंकवादी हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और बहुत सारे यूथ, खासकर जो साउथ कश्मीर में है जहाँ जमात इस्लामी का गढ़ रहा है, वहां पर बहुत ब्रेन वॉशिंग होती है। लेकिन उसमें भी कई हद तक कमी आई है। पिछले एक साल में देखा जाए तो सिर्फ 20 से 30 जो है आतंकवादी नए जो है रिक्रूट हुए हैं, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत ज्यादा है। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आती है वो है हाइब्रिड टेररिज्म। और हाइब्रिड टेररिज्म ये है कि किसी भी रेडिकल को अगर ब्रेन वॉश आप करते हैं तो आतंकवादी उनको एक गन दे देते हैं या ग्रेनेड दे देते हैं और टारगेट दे देते हैं। और ये बंदा कोई भी हो सकता है, ये एक वकील हो सकता है, दुकान वाला हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, और उसको इतना गुस्सा पैदा करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उसको बोलते हैं इस आदमी को मारो और भाग जाओ। और वो आदमी लिस्टेड नहीं होता है कहीं पर भी, ना पुलिस के रिकॉर्ड्स में ना आर्मी के रिकॉर्ड्स में। तो ये हाइब्रिड टेररिज्म नया है। तो आपने देखा कि पिछले 3 सालों में कई कश्मीरी पंडितों को मारा,
कई जो बिहार से, यूपी से, पंजाब से लेबरर्स आ रहे हैं वहां पर कश्मीरियों के लिए काम करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्म में या अलग अलग दुकानों में, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो ये हाइब्रिड टेररिज्म एक नया चुनौती उभर के आ रहा है, चाहे वो लश्कर तोयबा की टीआरएफ हो या फिर जैश ए मोहम्मद का पैफ हो। ये अपने अपने नाम भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ये लोग लिस्टेड हैं एज डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चुनौतियां उभर के आ रही हैं, लेकिन तब भी जो ओवरऑल पिछले 5 साल में आतंकवाद का, टेररिज्म का ग्राफ है कश्मीर में, कई हद तक उसमें कमी आई है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं लास्ट में एक आपसे आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। वैसे तो हमने देखा है कि चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कई चीजों को लेकर भारत आगे की तरफ ही गया है और उसमें जाहिर है क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को जाता है। लेकिन कंट्री के अंदर चैलेंजेस हैं। पहले हमने देखा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट देखा, फिर हमने देखा कि किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। मणिपुर अब एक नया एक इशू उठकर आया है। कहाँ तक आप समझते हैं कि जो भारत के अंदर लोग हैं वो अभी भी जो है वो बीजेपी को वोट देंगे और वो इन सब बातों से नाराज नहीं है जो कुछ हो रहा है अंदर कंट्री के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है? देखिए, इफ यू टेक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स देयर विल बी अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। कश्मीर में जैसे 370 हटाया गया तो चैलेंज बहुत बड़ा था। मुझे जाती तौर पे लगता था कि ये कभी मुमकिन है ही नहीं, लेकिन हुआ। डिप्लोमेटिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, सिक्योरिटी तौर पर बहुत कदम उठाए गए ऐसे, और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चैलेंज उभर के नहीं आया। कोई रिबेलियन नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान कोई रिएक्शन नहीं कर पाया, इंटरनेशनल फोरम में इतनी कोई बात बड़ी नहीं हुई। साथ में आपने सीएए की बात की। सीएए का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। मैं जाती तौर पे चाहता था कि सीएए होना चाहिए, क्योंकि सीएए मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। सीएए खासकर रूल लाए थे कि जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, उनको एक इजियर एक्सेस हो। हमने तो मुसलमानों को भी सिटीजनशिप दी है। बहुत ऐसे तस्लीमा नसरीन से लेकर अदनान सामी से लेकर बहुत सारे, सिर्फ नॉन लोग नहीं, बहुतों को ऐसे असाइलम यहाँ हिंदुस्तान में मिला है। लेकिन जो खासकर हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की स्थिति देखी है, आए दिन अटैक होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिखों के खिलाफ होता है। हमने सिंध में देखा कि कैसे क्रिश्चियंस के खिलाफ होता है। हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, जो लड़कियां हैं अबडक्ट हो जाती हैं। मियाँ मिट्ठू जो है वहां पर, वो कैसे पिछले 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार हो या बिलावल भुट्टो की सरकार हो, वो कोई भी कदम मियाँ मिट्ठू के खिलाफ या बाकियों के खिलाफ नहीं कर पा रहे। एक ओपन कन्वर्जन वहां पर हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, शादियां हो रही हैं। तो उसके तहत सीएए लाए गए थे, लेकिन इसमें प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हुआ कि भारत सरकार को उसको होल्ड पे लाना पड़ा। तो ऐसे बड़े कदम जब भी आते हैं तो हिंसा या प्रोटेस्ट, और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकार से सवाल उठाने चाहिए जहां पर लोगों को लगता है वो गलत हो या उनका ओपिनियन अलग हो। तो मणिपुर की घटना मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, सैड है, जहां पर आपस में दो जो है इतने कम्युनिटीज हैं वो भिड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में वहां पर शांति हो सकती है। बहुत कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रश्न तो उठता है सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि और क्या कदम वहां पर उठाए जाएंगे ताकि पीस वहां पर मेंटेन हो। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन में आज भी चाहे ओपोजिशन एकजुट होके आई है, उनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है और उन्होंने एक इंडिया का नारा दिया है, एक इंक्लूसिव एक ब्रांड बनाया है यूपीए से हटके इंडिया का। मुझे लगता है कि लोग नेशनल लेवल पर अभी भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है उनकी सीटें थोड़ी सी कम हो, लेकिन उन्होंने जैसे 370 हटाया, वो यूसीसी की बात करते हैं, वो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं अयोध्या में, और ट्रिपल तलाक भी उन्होंने हटाया है। डेवलपमेंट के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे बहुत ऐसे कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत की बात बहुत हुई। कोविड-19 पैंडेमिक में भारत ने बहुत अहम योगदान निभाया। तो मुझे लगता है कि ये सबको मिला के, चाहे उनकी सीट थोड़ी कम हो, हालांकि वो भी अभी कोई प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक और बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। क्या वो पूरा टर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी ऑपोजिशन में कोई एक ऐसा लीडर उभर के नहीं आया है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाए। ऑपोजिशन में भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी बात ज्यादा रखी जाए, और कांग्रेस चाहती है कि वो लीडर इमर्ज हों ऑपोजिशन के। और राहुल गांधी का तो एम्बिशन है ही प्राइम मिनिस्टर बनने का, और राहुल गांधी को ज्यादातर लोग जो हैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो इतने मैच्योर हैं
कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए। तो देखना होगा अपोजिशन की रणनीति क्या होगी। हालांकि जो राहुल गांधी ने एक मार्च निकाला था कुछ महीने पहले, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन तब भी एक पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेके चलना नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ये कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फिलहाल तो यही लग रहा है कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि अगर वो दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कम से कम और कुछ करें ना करें, इतना जरूर कर दें कि पाकिस्तान के साथ टर्म्स इतने बेहतर हों कि कम से कम मीडिया के लोग एक दूसरे कंट्री में आ जा सकें, ताकि मैं भी भारत आऊं और आप भी पाकिस्तान आए और यहाँ पे लोगों से मिले, क्योंकि इतनी जी सिर्फ सीमा हैदर के ऊपर नहीं, बाकी इश्यूज के ऊपर भी। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। जैसे सीमा हैदर का इशू भी आप लोगों से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में तो डिस्कस ही नहीं हो रहा और आप लोग भी उसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हर 2 दिन के बाद ये होता है कि सपोर्ट करने लगते हैं, या कभी कहते हैं भाभी है, कभी कहते हैं एजेंट है। आप लोग भी कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं इस इशू पे? देखिए, मुझे जो जाती ओपिनियन है, ये आपको भी पता होगा, आप भी कई साल से मीडिया में हैं। सीमा हैदर जैसी कई ऐसी कहानियां हैं, कुछ मीडिया में सामने आती हैं, कुछ मीडिया में उतना ज्यादा सामने नहीं आती। सीमा हैदर की कहानी इसलिए सामने आई क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा की घटना है, ये दिल्ली से बाहर की घटना है। दिल्ली से बाहर कुछ ही चंद किलोमीटर, मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा से कुछ ही दूर ग्रेटर नोएडा है, वहां पर ये घटना घटी है। तो दिल्ली के आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसको मीडिया में बहुत ज्यादा जो है एक जो है प्लेस मिलती है टीआरपी के लिए। तो इसमें आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, इसमें आप देखिए हिंदू मुस्लिम का एंगल है, इसमें आप देखिए पबजी का एंगल है, नेपाल दुबई के रास्ते से कहीं से वो आई हैं, सस्पिशन बहुत ज्यादा है, एक्यूजेशन बहुत ज्यादा है। एक अलग ही प्रोफाइल है कि 4 बच्चों की माँ अचानक से पबजी के थ्रू प्यार करके ग्रेटर नोएडा में एक सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते आती हैं, नाम बदल के, और वहां पर नेपाल में शादी करके यहाँ पर मई में बस जाती हैं। तो इसमें सस्पिशन बहुत ज्यादा आता है। लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि यह आम प्रेम कथा है। ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान में कई कहानियां आई हैं। एक अंसारी की कहानी थी जो पाकिस्तान की जेल में इतना रहा और उसके बाद वापस आया। तो ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट केसेस हैं। हालांकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई और एंगल है या कोई इतनी गंभीरता से हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला है। तो इंडियन मीडिया, खासकर हिंदी मीडिया, इसमें बहुत ज्यादा उत्सुक है और पाकिस्तान की जनता भी और हिंदुस्तान की जनता भी इसको देख रही है। हालांकि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि पिछले हफ्ते ही मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सीमा हैदर के ऊपर आप क्या सोचते हैं। तो मैंने उनको यही बोला जो मैंने आपको बोला आरजू जी, कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टीआरपी स्टोरी है और लोग देखना चाहते हैं, उत्सुक हैं कि पाकिस्तान से कैसे आई, हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के साथ कैसे प्रेम कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये स्पाई हो सकती हैं, एस्पियोनाज के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मेरी हंसी छूट गई। तो मैंने बोला अगर ऐसे स्पाई आने लगे तो फिर तो स्पाई का जो पूरा कारोबार है वो ठप हो जाएगा। तो ऐसे स्पाई पाकिस्तान के बहुत हैं हिंदुस्तान में ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको सीमा हैदर के थ्रू स्पाइंग करनी होगी। लेकिन इसमें 2 चीज में आखिर में कहूंगा कि सीमा हैदर का ऐसा कहने में आया है कि जो ब्रदर हैं वो शायद पाकिस्तान आर्मी में है, इसलिए इससे सस्पेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है। मुझे नहीं पता सच क्या झूठ क्या है, ये पाकिस्तान मीडिया शायद इन्वेस्टिगेट कर सकती है और फिर बता सकती है। हालांकि अजमल कसाब भी पाकिस्तान मीडिया ने इन्वेस्टिगेट किया था और फिर उन्हें डिलीट करना पड़ा और फिर हमें पता है कि असलियत में क्या हुआ। लेकिन इसमें एक गंभीर मुद्दा ज्यादा बड़ा ये है कि अगर हिंदुस्तान से कोई लड़की पाकिस्तान गई होती तो पाकिस्तान की जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती और उसको एक बहू बना के रखती, उसको कन्वर्ट भी करती और फिर बोलती कि आप जो है शादी कर लें। लेकिन पाकिस्तान की एक लड़की अगर यहाँ पर अपनी मर्जी से आती है और शादी करती है तो वहां पर जो गुंडे हैं, क्रिमिनल्स हैं सिंध में, वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर उड़ा देंगे, हम आपकी बच्चियों के साथ रेप करेंगे, हम मार डालेंगे। तो मुझे लगता है ये सोच में एक बदलाव की जरूरत है और जो असली सोच हिंदुस्तान के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, ये जीन्स में भरी गई है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी की द्वारा। भगवान करे कोई ऐसा दिन हो कि इसमें बदलाव आए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब लोग एक जैसे नहीं है। कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हैं, तो हो सकता है कि ये तादाद बढ़ जाए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सोच को बदला जाए। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।